दुनिया आपका चेहरा देखे। अगर आप इजराइल के साथ हैं तो इजराइल की हिमायत में बोलिए, अगर आप फलस्तीन की हिमायत में हैं तो फलस्तीन की हिमायत में बोलिए, लेकिन आपका चेहरा सामने आना चाहिए, सारी दुनिया को मालूम होना चाहिए कि आप किसके साथ खड़े हुए हैं। ये बात अगर आप नहीं बताना चाह रहे हैं, इस बात को लेकर अगर आप खामोश हैं, तो आपकी खामोशी मुजरिमाना है और ये मुनाफिकत है। तो जिसके हाथ पे हाथ मार के कहे लगाया करते थे, उसका वजूद मिट गया है अमेरिका से। नमस्ते ट्रम्प कह के लाखों करोड़ रुपए यहाँ, हजारों करोड़ रुपए यहाँ खर्च करते थे, अहमदाबाद में कोरोना फैलाया करते थे, उसका इलेक्शन कैंपेन करते थे। अब की बार ट्रम्प की सरकार उसको जलील करके व्हाइट हाउस से निकाल दिया अमेरिका की सरकार ने। और दूसरा जो सबसे बड़ा सपोर्ट बेस था नितिन याहू, जिसको नितिन याहू भी कहते थे मेरा सबसे बड़ा दोस्त भारत का प्रधानमंत्री मोदी है, और मोदी भी कहा करते थे कि मेरा सबसे बड़ा दोस्त नितिन याहू है। मिट्टी पलीद हो रही है उस दोस्त की वहां इजराइल के अंदर। अमेरिका वाला दफा हो चुका है, गारत हो चुका है, और इजराइल वाला गारत होने वाला है हफ्ते 10 दिन में। अपनी खैर मनाएं। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते 3-4 दिनों से जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, जिस पर हमने देखा कि 2 दिन पहले किस तरीके से इजरायली सेना अल-अक्सा मस्जिद के अंदर घुसती है, इफ्तार के दौरान ग्रेनेड छोड़ती है, गोलियां बरसाती है, नमाजियों को मारती है। तमाम तस्वीरें आई और हर कोई इसकी निंदा कर रहा है। पूरी दुनिया जो है इजराइल उसकी रडार पर है, और इसी पर हमसे बात करने के लिए डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके की घटना को इजराइल ने अंजाम दिया मस्जिद में घुस करके, क्योंकि मुसलमानों के जो सबसे पवित्र स्थान है अल-अक्सा मस्जिद, उसके अंदर ये घुसने की नौबत क्यों आई और किस मकसद से इस घटना को इजरायली सैनिकों द्वारा अंजाम दिया गया है? देखिए, इसका एक पस मंजर है, उस पस मंजर को समझना चाहिए। पहली चीज तो ये कि मस्जिद अक्सा के अतराफ में मुसलमानों की आबादियां हैं, और इजराइल का बहुत पुराना मंसूबा है कि मस्जिद अक्सा पर वो कब्जा भी करना चाहता है, उसे शहीद भी करना चाहता है। तो जो नमाजी मस्जिद अक्सा के अंदर आते हैं वो दूसरी जगहों से तो आते ही हैं, लेकिन मेन नमाजी वही होते हैं जो अतराफ में बड़े मोहल्ले हैं और आबादियां हैं। अभी 10-12 दिन से ये उन आबादियों को जबरदस्ती खाली करा रहे थे, छीन रहे थे उनके मकानात, उनको जबरदस्ती मकानों से बाहर निकाल के उनका सामान फेंक के, और यहूदियों को वो अलॉटमेंट किया जा रहा था। तो तो मस्जिद अक्सा के चारों जानिब को यहूदी आबादियां बनाना चाहिए, ये एक मसला 10-12 दिन से चल रहा था। जुमे के रोज फलस्तीनी लोगों ने इस हरकत के खिलाफ मुजाहरा किया जुमातुल विदा की नमाज में, और हर जुमे को वो फलस्तीनियों के ऊपर इजरायलियों के आंसू गैस चलाना, गोली चलाना करना। 2-3 लोग शहीद होते हैं या जख्मी तो कम से कम जरूर होते हैं। ये हर जुमे को वहां होता है, सालों साल से चल रहा है, लेकिन रमजान में इसमें शिद्दत हो जाती है। इस मरतबा जब इन्होंने इस जबरदस्ती लोगों के मकान खाली कराने के खिलाफ वहां प्रोटेस्ट हुआ, तो इन्होंने वहां पर गोलियां भी चलाई और उस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश भी की। वहां पर एक सुप्रीम कोर्ट में वहां के मुकदमा चल रहा था इसी हरकत के खिलाफ, उसका फैसला आने वाला था। उस फैसले को भी रोका गया, उस फैसला वो नहीं आया, और इन्होंने उस वक्त तो ये गोली चला के या आंसू गैस छोड़ के वापस आ गए, लेकिन शब कद्र भी उसी दिन थी। रात में वहां नमाजी बड़ी तादाद में, 27 शब थी, बड़ी तादाद में लोग वहां मौजूद थे। तो पहली मर्तबा ये हुआ कि इबादत के दौरान इजरायली फौजियों ने मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हुए अपने हथियारों समेत, वहां गोलियां चलाई, खून से सुर्ख कर दिया दीवारों को, फर्श को वहां के, और कई लोगों को वहां पर शहीद कर दिया मौके पर। सैकड़ों लोगों को जख्मी कर दिया मस्जिद अक्सा के अंदर। दोपहर को प्रोटेस्ट पर आंसू गैस चलाए, वहां पर स्कर्मिशेस हुए, और रात को विदाउट प्रोवोकेशन ये मस्जिद के अंदर घुसे, और वहां घुस के इन्होंने मस्जिद अक्सा में वहां मुसलमानों को कत्ल किया, जख्मी किया और शहीद किया। ये है नुक्ता आगाज। लेकिन इसका एक पस मंजर है जिसे समझना चाहिए,
जिस पर गुफ्तगू बहुत कम हो रही है, वो ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू जैसा सफाक इजरायली प्राइम मिनिस्टर अपना इख्तदार इजराइल में खो चुका है। पिछले 2 साल में 4 मरतबा वहां इजरायली सेनेट कहलाता है, वहां का पार्लियामेंट, उसका इंतखाब हुआ है और उसको आज तक वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली है। और वाज़ेह अक्सरियत ही नहीं सिर्फ ये मिली है, बल्कि कोलिशन पार्टनर भी नहीं मिले हैं जो वो एक कोलिशन की सरकार बना सके। दूसरी चीज, पहली मरतबा इस्लामी पार्टी वहां पर कायम हुई और उस इस्लामिस्ट अरब पार्टी ने कुछ सीटें जीती हैं और वो सीटें इस कदर बैलेंसिंग है कि अब चाहे अपोजिशन हो या नेतन्याहू, जब तक वो पार्टी सरकार में शामिल नहीं होगी तब तक वहां सरकार कोई नहीं बन सकती। ये एक ग्राउंड रियलिटी आज की इजरायली पॉलिटिक्स की है। और नेतन्याहू करप्शन के इतने वाज़ेह और मुसल्लम सबूत इल्जामात में घिरे हुए हैं कि जिस दिन उनकी वजारत उज़्मा खत्म होगी, जो अब तकरीबन हो चुकी है, 1 हफ्ते की बात रह गई है, वो तकरीबन खत्म हो चुकी है, उस दिन वो जेल चले जाएंगे करप्शन के इल्जामात में। तो एक सफाक इंसान अपनी चमड़ी बचाने के लिए, अपने आप को जेल से बचाने के लिए, वजारत उस्मा पे जबरदस्ती काबिज रहने के लिए फलस्तीनियों के खून से होली खेल रहा है। ये है करी सबसे ज्यादा भद्दी हकीकत इस वक्त इजराइल और फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट की, कि एक पॉलिटिकल है, का इक़्तिदार जा रहा है, वो नाकाम रहे हैं अभी कोलिशन बनाने में। वहां के सदर ने वहां के अपोजिशन लीडर को दावत दे दी है कि वो अपनी हुकूमत बनाएं, हुकूमत साजी करें 1 हफ्ते के अंदर। वो अगर हुकूमत साजी करने में कामयाब होते हैं तो उनकी हुकूमत रहेगी। वो अगर इस्लामी पार्टी की सपोर्ट नहीं ले पाते हैं या इस्लामी पार्टी उनको सपोर्ट नहीं देती है तो दोबारा इंतखाब होगा। उस इंतखाब में जो होना ही है 5वां इंतखाब, ये सरकार नहीं बन पाएगी। उस इंतखाब में यहूदी इंतहा पसंद जहन के इजरायली शहरियों को अपनी जानिब रागिब करने के लिए ये हमले किए जा रहे हैं और फलस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। तो सर, ये माना जाए कि ये नेतन्याहू का एक आखिरी स्टंट था जो उन्होंने अंजाम दिया फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म करके? यकीनी तौर पर ये उनका वो चिराग सहरी है, वो बुझ रहा है। 1 हफ्ता 10 दिन से ज्यादा वो इजराइल में टिक नहीं पाएगा, लेकिन वो जाते जाते ये कोशिश कर रहा है साबित करने की कि जब भी अगला इंतखाब 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हो तो इजराइल के लोग उसको इस हैसियत से वोट करें कि फलस्तीनियों को कत्लेआम करने वाला इजराइल का सबसे बड़ा और सबसे शफाफ चेहरा नेतन्याहू है। अपने आप को इस सूरत में इजरायली यहूदियों के सामने पेश करके वो अगले इंतखाब में अपनी अक्सरियत हासिल करने की कोशिश करता है और ये जालिमाना अंदाज है। क्योंकि इस तरह ये लगातार घटनाएं जो हैं वो इजरायली सैनिकों की तरफ से जारी रही है फिलिस्तीनियों के ऊपर, अलक्सा मस्जिद पर। अगर मैं यहाँ जानना चाहूँ तो अरब ममालिक क्या कर रहे हैं? मुस्लिम देशों के ऊपर ऐसे में नजरें टिकी रहती हैं। क्या कड़ी निंदा कर देने से सारे मसले खत्म हो जाएंगे? क्योंकि ये घटना घटी है तो हर कोई बयान दे रहा है कि हम इस घटना की मजम्मत करते हैं, ये घटना जो हुई नहीं होनी चाहिए थी। आखिरकार क्यों नहीं एक ठोस कदम उठाते कि जो भी इजराइल का पूरा एम्बेसी चल रहा है उसे बंद किया जाए, कोई ऐसा ठोस कदम उठाया जाए जिससे इजराइल जो है ऐसी हरकत करने से डरे? देखिए, पहली चीज तो जो रिवायती तौर पर होता चला आया है अभी तक, ऐसे मौकों पर OIC का इजलास हो जाता है, अरब लीग का इजलास हो जाता है, कुछ ममालिक मजम्मती करारदादें पास करते हैं। अभी यूनाइटेड नेशंस ने मजम्मती करारदाद पास कर चुका है। अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट भी कह चुका है कि वो जंगी जराइम का इर्तकाब हुआ है, वो नोट कर रहा है। तो वो सब अपनी जगह है और अपीलें भी की जा रही हैं कि एस्केलेशन ना किया जाए, मजीद जंग की तरफ ना जाए। अभी कोई फॉर्मल जंग शुरू नहीं हुई है, झड़पें हो रही हैं, जंग शुरू नहीं हुई है। लेकिन खुदा ना खास, अब मुझे नहीं लगता कि इजराइल इस वक्त इस हालत में है कि वो कोई जंग शुरू करे। लेकिन आप एक बात पे गौर कीजिए जो पहले के मुकाबले में मुख्तलिफ रही है। 2 चीजें समझने की हैं। पहली मर्तबा इजरायली फौजें अक्सा के अंदर, मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल होकर उन्होंने खून खराबा किया है। इससे पहले की तारीख में इसके वाकयात नहीं मिलते। दूसरी बात, पहली मर्तबा गजा से जो रॉकेट दागे गए हैं
उन्होंने तिल अवीव के अंदर घुस के कई सौ किलोमीटर तिल अवीव के अंदर घुस के इजराइल को नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले इजराइल को हमेशा खुशफहमी रहती थी कि वो जो उनका टावर है वो उनको सब इंटरसेप्ट करके सारे रॉकेट्स को नाकाम कर देगा, और 1000 से ज्यादा मिसाइल गजा के अंदर से दागे गए हैं पहली मर्तबा, और 5 या 6 इजरायली शहरी उसमें काम में आ गए, और बड़ी प्रॉपर्टी सुनने में आया तेल की पाइपलाइन तक उनकी उड़ गई। इनको अपना हवाई अड्डा बंद करना पड़ा इजरायलियों को। तो इजराइल को जो दबाव पड़ा है, ये पहला दबाव है, इतना बड़ा दबाव। दूसरी, ये तो दोनों नई हरकतें हैं, ये पहली बार हुई है कि तिल अवीव को इतना नुकसान हमास ने पहुंचाया है, और हमास ने इसका इजहार किया है कि वो इतने शदीद हमलों के बावजूद, यानी एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं इजराइल की जानिब से, 50 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं अभी तक, और 400 साढ़े 400 लोग जो हैं जख्मी हो चुके हैं। हमास एक छोटा सा जगह है गजा, 26 किलोमीटर का कुल एरिया है। वहां की जो सबसे बड़ी 14 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग थी, उसको इन्होंने जो है वो पूरा का पूरा मुस्मार कर दिया है अपने और बन जा रही हैं, रॉकेट अटैक जा रही हैं। लेकिन हमास ने ये इंतबाह किया है कि वो इन हमलों और इन हादसों से खौफजदा होकर खामोश नहीं रहे। आज भी ये खबर दी गई है कि अगर इजराइल अपनी जालिमाना हरकतों से बाज नहीं आया तो हमास की अफवाज तैयार है। इसका मतलब यह है कि एक फुल फ्लैट जंग की जानिब जा सकते हैं, जिसे इजराइल इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता अपने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हुआ तो ये जितने करारदादें अभी तक पास की गई हैं, मामला करारदादों से आगे बढ़ जाएगा। इसलिए कि तुर्की के सदर का जो स्टैंड आया है परसों ही शाम को, वो बहुत सख्त है, और उन्होंने ये कहा है कि हम खामोश नहीं बैठेंगे और हम करारदादों पे नहीं बैठेंगे। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जितने आलमी इदारे हैं, यूनाइटेड नेशंस और ओआईसी वगैरह, इन सब में इनकलाबी तब्दीलियों की जरूरत है। मौजूदा सेटअप के तहत ये आलमी इदारे गैर मौसर हो चुके हैं। ये एक बड़ी अहम बात है जो तुर्की के सदर ने कही है। इसका मतलब यह है कि अगर आलमी इदारे मौजूदा हालत में काम नहीं करते तो उन आलमी इदारों को भी कुछ ममालिक डिफाई कर सकते हैं, उनके रेजोल्यूशंस को नजरअंदाज कर सकते हैं, जैसे कि इजराइल पिछले 70 साल में यूनाइटेड नेशंस के तमाम रेजोल्यूशंस को नजरअंदाज करता रहा है। और कुछ ममालिक, मेरा ख्याल है कि अगर हमास के ऊपर लश्करकशी हुई और गजा के ऊपर बाकायदा फुल फ्लैट जंग हुई तो मेरा अंदाजा यह है कि कुछ मुस्लिम ममालिक बाकायदा अपनी अफवाज भी गजा की मदद को इस बार भेज सकते हैं। खाली रिजोल्यूशन से इस बार काम नहीं होगा, बात बढ़ी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। और इस बात का अंदाजा शायद इजराइल को भी है और अमेरिका को भी है कि बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगी, और बात बढ़ी तो 1967 की जंग से आगे यही जंग चली जाएगी अगर इजराइल ने अपनी हरकतों से इजराइल बाज ना आया। और एक गिरते पड़ते मरते हुए नेतन्याहू को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पूरे के पूरे इजराइल के वजूद को मौरिज़े खतर में डालना है, तब तो वो जंग करें, कोई मसला नहीं है, फिर वो अपना अंजाम देखेंगे। लेकिन अगर इजराइल को बचाना चाहते हैं वहां के यहूदी और वहां के सियासतदान, तो उन्हें नेतन्याहू से छुटकारा पाना पड़ेगा। क्योंकि सर मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आज सुबह से ही ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, हमास और अल कुद्दूस ने ताबड़तोड़ रॉकेट अपने जो हैं इजरायलियों के ऊपर दागे हैं। इस बीच इंडियन मीडिया की तरफ से जो तस्वीरें सामने आई वो ये कि नेतन्याहू ने हमास और अल कुद्दूस को आतंकवादी और देशद्रोही संगठन बता दिया जो उनके ऊपर हमले कर रहा है। तो मीडिया में भी यही सुर्खियां चली कि जो गाजा है उनके आतंकवादी संगठनों की तरफ से इजराइल पे जो है मिसाइलें दागी गई। इधर इजराइल ने कोई कंफर्मेशन दी नहीं कि कितने लोग मरे हैं। इधर हमारा भारतीय मीडिया जो है वो ये दिखा रहा है कि इंडियन महिला की इसमें मौत हो गई है, अब जो है कुछ बड़ा होने वाला है। आखिरकार क्या ड्रामा क्या चल रहा है? ये हमारा जो नेशनल मीडिया है और इसमें मीडिया है, हमारे मीडिया के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लोग, हम तो कहते ही हैं गोदी मीडिया, गोद लिया हुआ है ना। तो ये मीडिया, आप सोशल मीडिया को पहले देखिए, ट्रेंडिंग की जो ये हमारा कपिल मिश्रा भाजपा का सबसे ज्यादा
नफरत अंगेज चेहरा है बनने की कोशिश कर रहा है। अभी बच्चा है, हालांकि सपोलिया है, लेकिन ये सपोलिये ने जो ट्विटर ट्रेंड चलाया, स्टैंड विद इजराइल और स्टैंड विद पैलेस्टाइन, 2014 में जब सर्वे किया गया था तो सोशल मीडिया में इजराइल और इंडिया के अलावा पब्लिक ओपिनियन फलस्तीन के खिलाफ दुनिया में कहीं नहीं थी। पूरी दुनिया के ममालिक के सर्वे में सिर्फ 2 जगहों पर थी। लेकिन अभी का जो ट्रेंड है, ट्विटर ट्रेंड, वो बता रहा है कि उनको 1 लाख मिल रहे हैं और स्टैंड विद पैलेस्टाइन को 5 लाख से ज्यादा बढ़ के तकरीबन 7 लाख तक ट्विटर ट्वीट हुए हैं। यानी आधे से ज्यादा देश आज फलस्तीन के मजलूमों के साथ खड़ा है, उनके साथ नहीं खड़ा है। लेकिन मीडिया चूंकि अभी तक मोदी मीडिया है और मोदी मीडिया वो बात करेगा जो मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत की बात हो, और जहां कहीं वो नफरत फरोग पा रही हो, ये मीडिया उसकी हिमायत करेगा, करता रहा है, आइंदा भी करेगा। लेकिन इस मीडिया को और इन हमनवाओं को और बीजेपी को, आरएसएस को, हमारे राइट विंग रेडिकल टेररिस्ट आउटफिट जितने हमारे देश में हैं, हिंदुत्ववादी जो खुद को कहते हैं, इन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जिसके हाथ पे हाथ मार के कहे लगाया करते थे, उसका वजूद मिट गया है अमेरिका से। नमस्ते ट्रम्प कह के लाखों करोड़ रुपए यहाँ, हजारों करोड़ रुपए यहाँ खर्च करते थे, अहमदाबाद में कोरोना फैलाया करते थे, उसका इलेक्शन कैंपेन करते थे। अब की बार ट्रम्प की सरकार उसको जलील करके व्हाइट हाउस से निकाल दिया अमेरिका की सरकार ने। और दूसरा जो सबसे बड़ा सपोर्ट बेस था नितिन याहू, जिसको नितिन याहू भी कहते थे मेरा सबसे बड़ा दोस्त भारत का प्रधानमंत्री मोदी है, और मोदी भी कहा करते थे कि मेरा सबसे बड़ा दोस्त नितिन याहू है। मिट्टी पलीद हो रही है उस दोस्त की वहां इजराइल के अंदर। अमेरिका वाला दफा हो चुका है, गारत हो चुका है, और इजराइल वाला गारत होने वाला है हफ्ते 10 दिन में। अपनी खैर मनाएं। तीसरा नंबर पे है जनाब, 2 चले गए, तीसरे का नंबर है। देश में जो आवाजें उठ रही हैं इस कोरोना काल में, कोरोना को लेके जो गंगा और जमुना में लाशों से पटा पड़ा है, और पता नहीं है प्रधानमंत्री को, स्टैटिस्टिक्स नहीं है प्रधानमंत्री के पास, और मीडिया के पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है अपने के कहा कितने मर गए। ये आप इनकी औकात है कि गजा में जाके और इजराइल में जाके वहां के स्टैटिस्टिक्स देख के आएंगे? अरे अपनी लाशें गिनने से फुर्सत नहीं मिल रही आपको। अपनी लाशें गिनिए पहले कि हमारे लोग कितने मर रहे हैं यहाँ देश के अंदर। गजा की लाशें बाद में गिन लीजिएगा, जिनको गिननी होंगी वो गिन लेंगे। अपनी लाशों से आपको फुर्सत नहीं मिल रही, अपनी लाशों पे 2 आंसू बहाने का वक्त आपके पास नहीं है, आप गजा की लाशें गिन रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, आपके दिन गिनती के रह गए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो हशर ट्रम्प का और नितिन याहू का हो चुका है, वो हशर यहाँ मोदी का होने वाला है। इंतजार करें, दिन गिने। और इसके साथ मीडिया भी अपनी औकात में रह के दिन गिन ले अपने मीडिया कि कितने दिन का रह गया मीडिया। ये जो पैसा देने वाले लोग हैं ना, मुंह भराई करने वाले लोग, इनकी जेबें खाली होके अवाम सड़कों पे आके मारने वाले हैं। अपनी औकात में रहना चाहिए हमारे मीडिया को, और देख लेना चाहिए कि अवाम का रुझान क्या है। इस देश, ये 140 करोड़ लोगों का देश है, और 140 करोड़ में से आज कुछ भी नहीं तो 100 करोड़ लोग इस मीडिया के भी खिलाफ है और इस सरकार के भी खिलाफ है। होश के नाखून ले ले, अभी भी लोग मर रहे हैं। ये हमारे देश के लोग हैं जो मर रहे हैं कोरोना से, और इस सरकार की लापरवाही और नाअहली की वजह से मर रहा है। ये किसी इजराइल या फलस्तीन की वजह से नहीं मर रहा है, ये मोदी जी की सरकार की वजह से मर रहा है। तो अपनी पहले फिक्र करने, गजा के जिसको फिक्र करनी है वो करते रहेंगे। आपका उसमें कोई ना रोल है, ना आपका कोई उसमें इंफॉर्मेशन है, ना कोई जानकारी है। आपके पास इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी के अलावा कोई जानकारी नहीं है, और वो भी आपकी जानकारी अधूरी है। सर, मैं इसी के साथ एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें हर मुद्दे पर बढ़ चढ़ करके बोलने की आदत रहती है। अगर घर का मसला होता है तो आंतरिक हो जाता है, कोई दूसरा बोले ना। पर अभी जो इजराइल की घटना घटी उस पर पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। क्या कभी कभी खामोश रहना भी गुपचुप समर्थन देना, क्या पूरी तरीके से जो स्टैंड है वो इजराइल के साथ है? ये खामोशी नीम रजाबंदी होती है, ये बात तो बहुत पहले से एक मुहावरा है जो मशहूर है। लेकिन ये खामोशी बहुत से मौकों पे जहां जुल्म बेतहाशा हो रहा हो
वहां एक हुक्मरान अगर खामोश रहे और सारी दुनिया बोल रही है हो, तो उस हुक्मरान की खामोशी को मुजरिमाना खामोशी कहा जाता है। ये खामोशी सरकार की मुजरिमाना है और मुनाफिकाना है। अगर आप जुल्म के खिलाफ हैं, अगर आप मजलूम के साथ हैं, तो जालिम और मजलूम इस वक्त कौन है? सारी दुनिया के सामने है और सारी दुनिया चीख रही है, सारी दुनिया के हुक्मरान चीख रहे हैं। ऐसे में अगर हमारी हुकूमत खामोश है तो ये खामोशी मुनाफिकाना और मुजरिमाना है। सच्चे हो तो खुल के बोलो, दुनिया आपका चेहरा देखे। अगर आप इजराइल के साथ हैं तो इजराइल की हिमायत में बोलिए, अगर आप फलस्तीन की हिमायत में हैं तो फलस्तीन की हिमायत में बोलिए, लेकिन आपका चेहरा सामने आना चाहिए, सारी दुनिया को मालूम होना चाहिए कि आप किसके साथ खड़े हुए हैं। ये बात अगर आप नहीं बताना चाह रहे हैं, इस बात को लेकर अगर आप खामोश हैं, तो आपकी खामोशी मुजरिमाना है और ये मुनाफिकत है।